गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अंकिता स्वागत करती हूँ आपका पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस में। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में शुरुआत की थी इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे, तो उसी सीक्वेंस में हम अब अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक जैसे कि है सर्वेक्षण कार्य में त्रुटियां। सर्वे करने में हमें किन किन त्रुटियों के आने की संभावनाएं देखने को मिलती है, आइए उन टॉपिक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारा देखने को मिलता है प्राकृतिक त्रुटि, दूसरा है हमारा उपकरण त्रुटि और तीसरा है हमारा व्यक्तिगत त्रुटि। तो प्राकृतिक त्रुटि किसे कहते हैं? प्रकृति के द्वारा हुई त्रुटि को हम प्राकृतिक त्रुटि कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा उपकरण त्रुटि। उपकरणों के द्वारा जो त्रुटि देखने को मिलती है उन्हें हम लोग बोलते हैं उपकरण त्रुटि। और तीसरा है व्यक्तिगत त्रुटि। तो व्यक्तिगत यानी खुद के द्वारा जो हमें त्रुटियां देखने को मिलती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल एरर, व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। तो एक एक करके समझते हैं कि नेचुरल एरर, प्राकृतिक त्रुटि। सर्वेक्षण कार्य में यह त्रुटि खराब मौसम, आंधी, ताप, वर्षा, तेज धूप, आर्द्रता, भूवक्रता, वर्तन, चुंबकीय दिक्पात आदि के कारण आती हैं। ये त्रुटियां मौसम के खराब होने की वजह से यानी नेचुरल की वजह से, नेचर की वजह से एरर देखने को हमें मिलते हैं। तो ऐसे टाइम पे जब हम देखते हैं कि मौसम हमारा खराब है, तो उस टाइम पे हम सर्वेक्षण कार्य क्या करते हैं? बंद कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे एक्यूरेट मेजरमेंट मिल ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से उस टाइम हम लोग अपना सर्वेक्षण कार्य को बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार की हुई त्रुटि को प्राकृतिक त्रुटि कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है उपकरण त्रुटि। उपकरण यानी कि इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट हमारा बहुत टाइम से रखा है, जैसे कि एक चेन है। अब चेन है, हम जानते हैं कि एक चेन हमारा 20 मीटर या 30 मीटर की होती है। तो वो चेन बहुत टाइम से रखा है या फिर उसको कोरोजन की वजह से वो समझ लो, जैसे हमें एक 20 मीटर की चेन नापनी है, तो फिर हम वो चेन जो है वो 19.9 मीटर की है, तो हमें 0.1 मीटर एरर देखने को मिलेगी। तो जिससे कि ये हमारा उपकरण के द्वारा त्रुटि देखने को मिलती है। तो दोषपूर्ण अथवा गलत अथवा असमंजित उपकरणों द्वारा सर्वेक्षण कार्य करने में यह त्रुटि आती है। ऐसे उपकरणों से क्षेत्र में जो माप प्राप्त होते हैं वह अविश्वसनीय होंगे। और इसलिए बात है, जब हमें इंस्ट्रूमेंट सही नहीं रहेगा तो उसके द्वारा जो भी हम मेजरमेंट करेंगे तो वो हमें सही देखने को नहीं मिलेगा। तो उपकरण के द्वारा हुई त्रुटि को हम लोग उपकरण त्रुटि कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि किस कारण होती है? जैसे कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमारा नेत्र ठीक नहीं है, हम सही तरीके से मेजरमेंट नहीं कर पा रहे, किसी कारण हमारा स्वास्थ्य न ठीक होने के, कमजोर दृष्टि है, या तो हमें अन्य एक्सपीरियंस वाले, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है वर्क करने का, तो इस वजह से भी एरर जनरेट होगी। या तो हम कभी कभी होता है कि डिस्टेंस को मेजरमेंट कर रहा है, तो जल्दबाजी में उसने जो सही एक्यूरेट मेजरमेंट है वो ना बताकर जल्दबाजी में गलत बता दिया, तो उसके कारण हमें एरर देखने को मिलती है। तो ये हमारे खुद के कारण पर्सनल एरर हो, इसे हम कहते हैं। सर्वेक्षक का क्षेत्र कार्य के लिए स्वस्थ न होना, कमजोर दृष्टि वाला है तथा लापरवाही, भूल, अकुशलता या जल्दीबाजी से कार्य करने से होने वाली त्रुटि हमारी व्यक्तिगत त्रुटि कहलाती है। तो ये था हमारा 3 टाइप्स का एरर। 3 टाइप्स का एरर में हमारा पहला एरर जो हमें को देखने को मिला है वो है हमारा ये प्राकृतिक त्रुटि, दूसरा है हमारा इंस्ट्रूमेंट के द्वारा त्रुटि जो देखने को मिलती है, और तीसरा है हमारा पर्सनल एरर। फिर आता है त्रुटियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। क्लासिफिकेशन हमारे कितने टाइप से है? 2 टाइप से किया गया है। पहला है क्यूमुलेटिव एरर, दूसरा है कंपनसेटिंग एरर। कम्युलेटिव एरर को हम लोग हिंदी में जो कहते हैं संचयी त्रुटि कहते हैं, और कंपनसेटिंग को जो बोलते हैं प्रतिकारी त्रुटि कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि कम्युलेटिव एरर कहते किसे हम। तो ये जो त्रुटि होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है। जैसे कि हम एक हमें मेजरमेंट करने हैं, ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक हमें डिस्टेंस मापनी है। तो हम एक चेन 20 मीटर की चेन जो है उससे मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ये जैसे कि संचयी त्रुटि एक ही डायरेक्शन में, यानी कि एक ही डायरेक्शन में क्या होती है? बढ़ती है। अगर हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, चेन को माप रहे हैं, दूरी माप रहे हैं, तो ये इसी दिशा में हमें एरर देखने को मिलती है। जैसे कि मुझे 20 मीटर की चेन नापनी थी, तो वो चेन जो है 20 मीटर की ना होकर के 19.9 मीटर की है, तो हमें कितनी की एरर आई देखने को मिली? 0.1 मीटर की एरर देखने को मिली। तो ऐसे 0.1 यहाँ, 0.1 यहाँ, ऐसे काउंट करते करते यानी हम
एक ही दिशा में हमारी क्या हो रही है, एरर देखने को मिल रही है। तो ये त्रुटि जो होती है वो एक ही दिशा में बढ़ती है और संचित होती रहती है। मतलब ये क्या होता है, संचित मतलब क्या होता है, कलेक्ट ऐड होती रहती है। 0.1 फिर 0.1 ये क्या होती है, ऐड होती रहती है। इस त्रुटि के कारण सर्वेक्षण कार्य के माप या तो वास्तविक माप से अधिक होते हैं या तो कम होते हैं। जैसे कि हमारा जो वास्तविक माप है वो हमारा 20 मीटर की है, लेकिन हम इसको कम मेजरमेंट कर रहे हैं। अगर हमारा चेन कम 19.9 मीटर की है तो हम उसको कम मीटर मेजरमेंट करें, यानी वास्तविक से जब कम मापेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव एरर, क्यूमुलेटिव नेगेटिव एरर बोलते हैं। और अगर वास्तविक से, जैसे कि जैसे मुझे 60 मीटर की दूरी नापनी है तो हमने 60 मीटर की न नाप करके 61 मीटर की, यानी वास्तविक माप से मैंने अधिक नापी, 60 से 61 नापी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव पॉजिटिव एरर। तो समझ में आया कि अगर हम एक्यूरेट मेजरमेंट से कम दूरी को नापते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव नेगेटिव एरर, और अगर हम लोग एक्यूरेट वास्तविक माप से अधिक मापते हैं तो उसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव पॉजिटिव एरर। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है, जो त्रुटि किसी माप को वास्तविक से बढ़ा दे उसे धनात्मक त्रुटि कहते हैं, तथा जो माप या परिणाम को घटा दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्रुटि कहते हैं। ये तो था हमारा संचयी त्रुटि जो एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही थी, उसको हम लोग क्या, संचित मतलब क्या होता है, ऐड करते जाना, जोड़ते जाना एक दूसरे से। फिर प्रतिकारी त्रुटि, प्रतिकारी त्रुटि क्या होता है, कंपनसेटिंग एरर जिसे कहते हैं। इस प्रकार की त्रुटि कभी एक दिशा में, यानी कि कभी एक डायरेक्शन में, कभी एक दिशा में घटती है तो कभी दूसरी दिशा में। तो और ये जो एरर होती है वो एक दूसरे को क्या करती है, स्वयं ही काटती रहती हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। ये कभी इस दिशा में, ये दोनों डायरेक्शन में हो जाती है, कभी इस दिशा में डायरेक्शन में, कभी दूसरे डायरेक्शन में, फिर ये क्या करती है, एक दूसरे को स्वयं ही काटती रहती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिकारी त्रुटि कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है सर्वेक्षण का कार्य, वर्क ऑफ सर्वेयर। सर्वेयर किसे कहते हैं, सर्वे करने वाले को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वेयर कहते हैं। जो सर्वे वर्क करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वेक्षक कहते हैं। तो सर्वेक्षण व सर्वे वर्क ऑफ सर्वेयर, उसका क्या क्या वर्क है, तो सर्वे करने का वर्क होता है, सर्वेक्षण व प्रेक्षण का कार्य होता है पहला। दूसरा होता है कि जो सर्वेयर है उसको उपकरणों की देखभाल तथा समायोजन करने होते हैं। तीसरा हमारा है सर्वेक्षण कार्य में क्या आता है, फील्ड वर्क आएगा, मैपिंग आएगी, और क्या आएगा, कंप्यूटेशन, संगणना करने के लिए आता है। दूरी नापने की विधियां, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है दूरी नापने की विधि। हम लोग जो डिस्टेंस मापते हैं वो किस किस के थ्रू माप सकते हैं, तो मेथड्स ऑफ लीनियर डिस्टेंस एंड मेजरमेंट, दूरी नापने की जो विधियां हैं वो दो प्रकार की विधियां, पहला है प्रत्यक्ष विधि और दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, चलिए आइए देखते हैं। डायरेक्ट मेथड जो हम लोग करते हैं ये हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि पहला है कदम गिनकर, जैसे मुझे अब दूरी नापनी है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, तो हम क्या करेंगे कि एक चाल से ही उसको क्या करेंगे, कदम गिन करके दूरी को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो कदम गिनकर, पहला हमारा प्रत्यक्ष विधि में क्या आएगा, कदम गिनकर। तो दो बिंदुओं के मध्य मोटे तौर पर दूरी ज्ञात करने के लिए उनके बीच सामान्य चाल से सीधी चाल चलते हुए और कदम गिनते जाते हैं। अब इन कदमों की संख्या को एक कदम की औसत लंबाई से गुणा करके दोनों बिंदुओं के मध्य अनुमानित दूरी निकाल लेते हैं। और ये लाइन मोस्ट है कि एक समान मनुष्य के एक कदम की औसत दूरी जो होती है वो 75 से 80 सेंटीमीटर तक क्या होती ली जाती है, 75 से 80 सेंटीमीटर ली जाती है। तो हमने जैसे बताया कि मुझे 2 पॉइंट का अगर डिस्टेंस ज्ञात करना होता है तो हम एक सामान्य चाल से सीधे चलते हुए जाते हैं और अपने कदम को गिनते हुए जाते हैं। अब उन कदमों की संख्या को एक कदम की औसत की लंबाई से गुणा करके दोनों बिंदुओं के मध्य अनुमानित दूरी निकाल लेते हैं। फिर दूसरा हमारा जो आता है कदम मापी। कदम मापी द्वारा क्या होती है कि यह जो होता है हमारे वॉच से मिलता जुलता रहता है, मिलता हुआ इसका यंत्र है, जिसे सर्वेक्षण क्या करता है, अपनी पैर में बांध लेगा और सर्वेक्षक की टांगों पर जितना कदम चलता है उसकी कदम की संख्या या उस इंस्ट्रूमेंट में डायल पर आ जाती है, जिसे एक कदम के अनुमानित लंबाई से गुणा करके दूरी ज्ञात कर ली जाती है। ये भी मतलब इसमें क्या था कि हम लोग सिर्फ कदम गिनते हुए जा रहे थे, और इसमें क्या होता है कि इसमें एक वॉच लगा दिया, हमारे पैर में एक वॉच सेट कर दिया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट सेट कर देते हैं कि जितने हम कदम चलेंगे वो उस डायल पर शो करता है।
तो ये वही चीज है, इसका सुधरा हुआ रूप कह सकते हैं। यह जेब घड़ी से मिलता जुलता यंत्र होता है जिसे सर्वेक्षण अपनी टांग से बांध लेता है। सर्वेक्षक की टांगों से चलने पर कदमों की संख्या यंत्र के डायल पर आ जाती है, जिसे एक कदम की अनुमानित लंबाई से गुणा करके दूरी ज्ञात कर ली जाती है। जैसे मैंने जितना एक कदम चला है उसकी लंबाई को ज्ञात करके उसकी बाकियों से जितने कदम हम चले रहते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, गुणा करके उसकी पूरी दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, बहुत सिंपल ही होती है, इसको कोई भी आसानी से कर सकते हैं हम। तीसरा है परिभ्रमक। परिभ्रमक द्वारा क्या होता है, यह एक पहिया वाला यंत्र होता है जिसे बच्चे चलना भी सीखते हैं, जिसके चिमटे पर एक घड़ी लगी रहती है। परिभ्रमक को हैंडल से थाम कर रेखा पर उसकी दूरी नापनी होती है और घुमाया जाता है उसको। पहिए द्वारा तय की गई दूरी सीधे डायल पर आ जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है पैडोमीटर। पैडोमीटर क्या होता है, पैडोमीटर यंत्र भी हमारा 500 मीटर की तरह होता है, परंतु इसमें कदमों की में न दर्शाकर सीधे मीटर में दर्शा जाती है। जैसे कि मैंने जो कदम मापी पहले पिछले पढ़े लोग टॉपिक, वो इसका सुधरा हुआ रूप है, मतलब उसी की तरह होता है जैसे कि, लेकिन उसमें दूरी, उसमें कदम ही, जो डायल है उसमें कदमों की संख्या दर्शाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सीधे मीटर में दर्शा देती है, इसमें सीधे मीटर बताती है। तो ये उसका सुधरा हुआ रूप है कि पैडोमीटर यंत्र जो होता है वो भी 500 मीटर की भांति होता है, परंतु इसमें दूरी कदम में ना दर्शा करके सीधे मीटर में आ जाती है। इसका मतलब सीधे सीधे हमें पता चल जाएगा कि मैंने कितनी डिस्टेंस ज्ञात कर ली है, सीधे मीटर में बता देती है। उसमें क्या था कि लंबाई को हम लोग एक लंबाई को देख लेते थे, कितने लंबाई तक हमने एक कदम मेरा है, फिर वो उस लंबाई को हम अपनी कदम की संख्या से गुणा कर देते थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें सीधे हमारे डायल पर मीटर शो कर देता है कि आपने इतनी मीटर की डिस्टेंस क्या की है, ज्ञात की है। नेक्स्ट हमारा है गति मापक द्वारा। गति मापक द्वारा क्या है, यह यंत्र ऑटो वाहन में लगा रहता है और वाहनों के पहिए के परिभ्रमण के आधार पर प्रत्यक्ष दूरी को दर्शाता है। फिर इस नेक्स्ट हमारा है जरी व फीते द्वारा, जो कि भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। चेन व टेप। चेन से हम लोग वही लीनियर मेजरमेंट करते, दूरी ज्ञात करने की बहुत ही एक्यूरेट विधि है चेन हमारी। तो परिशुद्धता से दूरी नापने के लिए सर्वेक्षण कार्य में जरी व फीता काम में लाए जाते हैं। ये कई टाइप्स के होते हैं जो कि भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। चेन व फीते का हम लोग यूज ही करते हैं, ये एक्यूरेट लीनियर मेजरमेंट के लिए जानी जाती हैं चेन व टेप। फिर आता है हमारा वो उतना मेथड था हमारा प्रत्यक्ष विधि, जो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सर्वेक्षक इसको आसानी से कर सकता है। फिर आता है इनडायरेक्ट विधि। इनडायरेक्ट विधि में दो विधि है सिर्फ, पहला है प्रकाशीय यंत्र विधि और दूसरा है विद्युत चुंबकीय किरणों द्वारा दूरी मापन। तो प्रकाशीय यंत्र विधि किसे कहते हैं कि थियोडोलाइट उपकरण, अभी थियोडोलाइट जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, थियोडोलाइट ये हमारा पार्ट सेकंड का है, सर्वे पार्ट सेकंड की टॉपिक है। थियोडोलाइट उपकरण के बिंब पट यानी कि डायाफ्राम पर स्टेडिया रेखाएं बनी रहती हैं। एक थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट है जिस पर एक डायाफ्राम बना होता है, और डायाफ्राम पर स्टेडिया रेखाएं उसमें बनी रहती हैं, जिनकी सहायता से दो स्टेशनों के मध्य सीधी दूरी बगैर भूमि नापन की ज्ञात की जाती है। इसे टैकोमीट्री भी कहते हैं। जैसे कि मैंने किसी भी स्टेशन पर क्या किया, थियोडोलाइट को सेट कर दिया, तो क्या हुआ कि उसमें एक स्टेडिया रेखाएं, डायाफ्राम पर स्टेडिया रेखाएं बनी रहती हैं, जो दो स्टेशनों के मध्य की दूरी को बगैर भूमि के नापन, उसको हमें एरिया हमने मेजरमेंट नहीं किया है, वो ऑटोमेटिक क्या होती है थियोडोलाइट पर बता देती है, उस डायाफ्राम पर शो कर देती है। नेक्स्ट हमारा है विद्युत चुंबकीय किरणों द्वारा। इस आधार पर दो प्रकार के उपकरण बनाए जाते हैं। पहला है विद्युत प्रकाशीय उपकरणों में प्रकाश की किरणों की तरह दूरी नापी जाती है, और दूसरा है माइक्रोवेव उपकरणों में रेडियो तरंगे द्वारा दो स्टेशनों की मध्य दूरी ज्ञात की जाती है। दूरी मापने की ये अति परिशुद्ध विधियां हैं जो उच्च सर्वेक्षण में काम आती है। तो ये सब थोड़ा थ्योरेटिकल है, जो कि बस आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो अपने से कर ले जाएंगे। ये पूरा थ्योरेटिकल है, ये फर्स्ट चैप्टर पूरा ही थ्योरेटिकल है, तो इसको में कुछ नहीं करना है, बस आप लोग एक बार समझ लीजिए, अब अपने से कर ले जाएंगे। इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। कैसे कैसे, बस यही इसमें कोड़ी मापने की विधि। तो कोड़ी मापने की विधि, मेथड्स ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट करने की दो विधियां, पहला है दिक् सूचक कंपास, जो कि हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, और दूसरा है बॉक्स एक्सटेंट। इन दोनों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है माप तथा मापन की इकाइयां, मेजरमेंट एंड इट्स यूनिट। तो ये दो होती हैं, रैखिक माप और दूसरा है कोड़ी माप। तो रैखिक माप लीनियर मेजरमेंट, कोड़ी माप एंगुलर मेजरमेंट।
रैखिक माप जो होती हैं ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कैसे होते हैं? जो माप हम लोग अगर क्षैतिज समतल में लिए जाते हैं उन्हें क्षैतिज दूरी कहते हैं, और जो माप ऊर्ध्वाधर प्लेन में लिए जाते हैं उन्हें हम ऊर्ध्वाधर दूरी कहते हैं। तो इस तरह से ये दो प्रकार के हुए, एक क्षैतिज दूरी, एक ऊर्ध्वाधर दूरी। फिर आता है कोड़ी, एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट जो होती है वो क्षैतिज कोड़ी माप द्वारा होती, क्षैतिज कोड़ी माप, दूसरा है ऊर्ध्वाधर कोड़ी माप। इसके बाद आता है हमारा स्केल। ये सब बस जानते रहिए कि हमें कितने कितने टाइप्स के होते हैं, बाकी अंदर कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस जानते रहिए कि दो होती है, एक क्षैतिज कोड़ी माप और दूसरा है ऊर्ध्वाधर कोड़ी माप। नेक्स्ट हमारा है पैमाना या अनुमापक, स्केल। तो स्केल किसे कहते हैं? जो नक्शे पर दिखाई गई दूरी, नक्शे पर दिखाई गई प्रत्येक दूरी तथा क्षेत्र पर ली गई तदनुरूपी दूरी के बीच स्थिर अनुपात को पैमाना कहते हैं। जैसे कि मैंने किसी एरिया को मापा है तो एरिया का जो डिस्टेंस है इसको फिर हम नक्शे पे किसी कोई स्केल माप के ही करते हैं। जैसे मैंने कि मुझे 5 मीटर की दूरी मापनी है, एक मैंने एरिया लिया जिसका मेजरमेंट कितना है, 5 मीटर है, तो उसको हम लोग को अब नक्शे पर शो करना है। तो नक्शे पर मैंने उसको क्या माना, 1 सेंटीमीटर माना, यानी कि मैंने माना कि जो मेरा 5 मीटर का ग्राउंड पे एरिया था, एरिया हमारा जो 5 मीटर का था उसको मैंने कितना माना, 1 सेंटीमीटर माना। हमारा ग्राउंड का कितना एरिया है, 5 मीटर है, तो उसको मैंने स्केलिंग कितना ली, नक्शे के लिए, मैप के लिए कितना लिया, 1 सेंटीमीटर में शो किया। यानी कि नक्शे पर जो भी 1 सेंटीमीटर की दूरी दिख रही होगी वो हमारे 5 मीटर की दूरी के बराबर होगी। ये इसी को हम लोग बोलते हैं स्केल, की नक्शे पर दिखाई गई प्रत्येक दूरी तथा क्षेत्र पर लेगी प्रत्येक दूरी की तदनुरूपी के बीच स्थिर अनुपात को, इन्हीं के अब अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केल कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है काइंड्स ऑफ स्केल। ये कितने टाइप्स के, अब मुझे स्केल कितने टाइप के देखने मिलते हैं। तो पहला है ग्राफी पैमाना, दूसरा है साधारण पैमाना, तीसरा है विकर्ण पैमाना और चौथा है वर्नियर पैमाना। तो ये ग्राफी पैमाना के आधार पर देखने को मिलते हैं कि साधारण पैमाना कैसे बोलते हैं हम, यानी कि प्लेन स्केल, दूसरा है डायगोनल स्केल और तीसरा है वर्नियर स्केल। वर्नियर मुख्यतः हमारे दो प्रकार के होते हैं, सीधा वर्नियर और दूसरा है पश्चगामी वर्नियर। तो फिर आता है इंजीनियरिंग स्केल। जैसे कि मैंने भी आपको स्केलिंग बताई थी कि हमारा एरिया जैसे कि 5 मीटर का है, उसको मैंने मैप में कितना शो किया, 1 सेंटीमीटर शो किया। यानी नक्शे पर जहां जहां 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर मतलब हमें 5 मीटर समझना होगी, वो हमारी कितनी दूरी है, 5 मीटर की दूरी है। तो यही इसमें है कि इसमें ड्राइंग तथा ग्राउंड के मध्य के रेशियो को 1 सेंटीमीटर बराबर n मीटर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने जो ड्राइंग में शो किया है और जो ग्राउंड में शो किया है उसी के अनुपात को ही, उसी के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्केलिंग कहते हैं। स्मॉल स्केल के केस में n का मान अधिक तथा जबकि लार्ज स्केल के लिए n का मान कम होता है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर तथा 1 सेंटीमीटर बराबर 150 मीटर में 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर बड़ी स्केल है। देखने से ही मिल रहा है कि हमें 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर क्या है, बड़ी स्केल है। आरएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। यह इंजीनियरिंग स्केल का अनुपातिक रूप है जिसके आधार पर यह पता लगाया जाता है कि नक्शा वास्तविक साइज के कितने गुने के बराबर बनाया गया है। वही चीज है जो मैंने समझाया कि कितने गुने के बराबर, कितना मैंने उसका स्केलिंग ली है। तो वही जैसे बताया था कि हमारा जैसे ग्राउंड, कोई भी हमारा ग्राउंड जिसको मुझे सर्वे करना है वो हमारा कितना था, 5 मीटर था। तो 5 मीटर की दूरी को हमको अगर नक्शे में दिखाना है तो उसको मैंने कितना माना, 1 सेंटीमीटर माना। तो इसको जब हम लोग आरएफ में लिखेंगे, आरएफ मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, तो आरएफ में जब लिखेंगे तो फिर हमें क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑन मैप बटे डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। तो जो अब जैसे कि हमें हमारा ये किसका था, ये नक्शे पर ली गई दूरी है तो उसको मैंने क्या माना, 1 सेंटीमीटर माना, और ये हमारा क्या है, ग्राउंड की डिस्टेंस है, ये कितना है, 5 मीटर है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 सेंटीमीटर अपॉन में 5, अब क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो
इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो 1 सेंटीमीटर अपॉन में 500 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा RF कितना आएगा 1 अपॉन में 500। RF क्या बना हुआ हमारा 1 अपॉन में 500। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, निरूपक भिन्न, जैसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, निरूपक भिन्न, भिन्न के रूप में लिखे गए ही चीजों को स्केलिंग RF कहते हैं। तो वही RF पे यहाँ फॉर्मूला लिखा गया है, डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन में डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, यहाँ पे खुद ही लिखा है, इसको हटा देता है कि देखने में आप लोग को आसानी हो। तो पहला फॉर्मूला इसका है डिस्टेंस के लिए, RF डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, जिसको मैप में हम लोग क्या लिखे स्मॉल l और ग्राउंड का क्या है कैपिटल L, स्मॉल l अपॉन में कैपिटल L। और एरिया के उस पे लिखने पर अंडर रूट में एरिया ऑन मैप अपॉन में एरिया ऑन ग्राउंड, और क्यूब वॉल्यूम में लिखने पर क्यूबिक रूट वॉल्यूम ऑन मैप अपॉन में एक्चुअल वॉल्यूम। ये इसके फॉर्मूले हैं, RF के फॉर्मूले हैं ये। इसको अगर हिंदी में हम लोग लिखें तो RF को हम लोग लिख सकते हैं हिंदी में, क्या लिख सकते हैं, काल्पनिक माप, काल्पनिक माप बटे वास्तविक माप। RF को में हमने क्या लिखा, काल्पनिक माप बटे वास्तविक माप। इसको ये हिंदी में इसका फॉर्मूला, बाकी इंग्लिश में इसका ये फॉर्मूला है सबके लेंथ के लिए, एरिया के लिए और वॉल्यूम के लिए। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्या आता है टाइप्स ऑफ स्केल। कितने टाइप्स के स्केल हमें देखने को मिलते हैं, पहला है प्लेन स्केल, दूसरा है डायगोनल स्केल, तीसरा है वर्नियर स्केल और चौथा है कॉर्ड स्केल। प्लेन स्केल किसे कहते हैं, इसमें केवल 2 डायमेंशन लिए जाते हैं, 2 डायमेंशन मेजर किए जाते हैं, जैसे कि 2 डायमेंशन मैंने क्या लिया, मीटर ले लिया और डेसीमीटर ले लिया, डेसीमीटर लिया या सेंटीमीटर ले लिया। डेसीमीटर लिया और सेंटीमीटर लिया। यानी कि प्लेन स्केल में क्या होता है, 2 डायमेंशन हम लोग 2 डायमेंशन लिए जाते हैं, मीटर डेसीमीटर या डेसीमीटर सेंटीमीटर, 2 डायमेंशन मेजरमेंट किए जाते हैं। डायगोनल स्केल में क्या होता है, इसमें 3 डायमेंशन लिए जाते हैं, 3 डायमेंशन तक के मेजरमेंट को मापा जाता है आसानी से। इसमें 3 डायमेंशन तक के मापन को आसानी से किया जा सकता है, जैसे डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर या सेंटीमीटर मिलीमीटर या मिलीमीटर अपॉन में 10, यानी 3 हम लोग डायमेंशन लेके साथ में चलते हैं। वर्नियर में क्या होता है, 3 डायमेंशन तक के मापन किए जाते हैं, इसमें भी 3 डायमेंशन तक के मापन किए जाते हैं, परंतु इन्हें आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। चौथा है कॉर्ड। कॉर्ड स्केल का यूज हम लोग क्यों करते हैं, इसका यूज हम लोग कोणीय मापन के लिए करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। तो हमारी स्केल 4 टाइप से थी, 4 टाइप्स में बना प्लेन स्केल। प्लेन स्केल हमारे हम इसमें केवल 2 डायमेंशन तक के मापन को आसानी से कर सकते हैं। इस डायगोनल में क्या होता है, 3 डायमेंशन मेजरमेंट कर सकते हैं इजिली। वर्नियर में भी हम लोग 3 डायमेंशन तक माप सकते हैं। और कॉर्ड में क्या होता है, इसमें कोणीय मेजरमेंट किए जाते हैं, कोणीय मापन इसका किया जाता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है नक्शा तथा प्लान। नक्शा तथा प्लान क्या होता है, जो देखो ना, जो प्लान क्या होती है, प्लान हमेशा हम लोग लार्ज स्केल पर बनाते हैं, तो लार्ज स्केल पर जो बनाए गए मैप होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लान कहते हैं। इसका प्रयोग 2 बिंदुओं के बीच की एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। अब कुछ नोट पॉइंट में है, नोट पॉइंट जैसे कि आप लोग जानते रहिए, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्लान जो होती है स्मॉल एरिया के लिए सुटेबल होती है। प्लान जो किसी का प्लान जो बनाया जाता है वो स्मॉल एरिया का बनाया जाता है, स्मॉल एरिया के लिए हमेशा प्लान सुटेबल होता है। और मैप जो हम लोग बनाते हैं सामान्यतः स्मॉल स्केल पर बनाते हैं, लेकिन प्लान जो बनाते हैं, ये देखिए प्लान जो बनाएंगे, प्लान किसी भी एरिया को जो बनाते हैं वो हम लोग लार्ज स्केल पर बनाते हैं। और अगर हम लोग को मैप बनाना होता है तो वो स्मॉल स्केल पर बनाया जाता है। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, जिसको हम लोग को याद होना, मतलब जिसे कहते हैं पॉइंट टू पॉइंटर, मतलब ये पता ही होना चाहिए। वो यही चीज है कि
प्लान स्मॉल एरिया के लिए सुटेबल होती है। मैप सामान्यतः स्मॉल स्केल पर बनाए जाते हैं। किसी मैप पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ साथ वर्टिकल डिस्टेंस का भी मेजरमेंट किया जा सकता है यदि इस पर कंटूर लाइन बनाई गई हो। किसी मैप में अगर हम लोग कंटूर लाइन बना देते हैं तो उसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ साथ वर्टिकल डिस्टेंस का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा नक्शा तथा प्लान। इसको जानते रहना है। ये एग्जाम में बहुत मतलब कम पूछा जाता है, इसका कोई उतना वो यूज नहीं है, बट जानते रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा आता है वर्नियर। वर्नियर क्या होती है? वर्नियर हमारी मेन स्केल की सेकेंडरी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। वर्नियर मेन स्केल की सेकेंडरी स्केल होती है। इसका प्रयोग हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए करते हैं। वर्नियर हमारी दो टाइप्स की होती है, एक डायरेक्ट वर्नियर होती है, एक रेट्रोग्रेड वर्नियर होती है। अब डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है? इसमें वर्नियर स्केल के एंड डिवीजन को मेन स्केल की, जो हमारी मेन स्केल होती है, उसको क्या करते हैं, n-1 डिवीजन में बांटा जाता है। इसमें मेन स्केल को, इसमें वर्नियर स्केल के n डिवीजन यानी n भाग को मेन स्केल के n-1 डिवीजन में बांटा जाता है। इसमें इसकी जो कैलिब्रेशन होती है वो मेन स्केल की दिशा में होती है। जो मेन स्केल हमारी होती है उसकी कैलिब्रेशन क्या होती है, उसी डायरेक्शन में होती है, जबकि रेट्रोग्रेड इसका ऑपोजिट होता है। रेट्रोग्रेड पहले अच्छा आगे जानते हैं और भी जानते हैं इसके बारे में। डायरेक्ट वर्नियर क्या होती है? इसमें वर्नियर स्केल के एन डिवीजन को मेन स्केल के n-1 डिवीजन में बांटा जाता है, जैसे मैंने पिछली बार बताया। इसमें इसकी जो कैलिब्रेशन होती है वो भी मेन स्केल की डायरेक्शन में होती है। तो लीस्ट काउंट जो हम करेंगे S-V, S क्या होता है हमारा, इसका जो लीस्ट काउंट है तो S बराबर जो हम इसका लिखेंगे मुख्य स्केल पर पैमाने का मान हाँ, तो जैसा कि हमने देख रहे थे इसमें वर्नियर स्केल के ऊपर डायरेक्ट वर्नियर किसे कहते हैं? डायरेक्ट वर्नियर मतलब होता है इसकी कैलिब्रेशन, मेन स्केल को हम लोग n-1 भागों में बांटते हैं और इसकी जो कैलिब्रेशन होती है वो मेन स्केल की दिशा में होती है। दूसरा हमारा जो है वो रेट्रोग्रेड वर्नियर है। रेट्रोग्रेड वर्नियर किसे कहते हैं? इसमें वर्नियर स्केल के n खानों को मेन स्केल के n+1 खानों में बांटा जाता है और इसकी कैलिब्रेशन की दिशा क्या होती है? मेन स्केल के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यही दोनों में डिफरेंस है, डायरेक्ट वर्नियर में और रेट्रोग्रेड वर्नियर में। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, n/v बराबर s n+1, n इज ग्रेटर देन s, और लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा इसका v माइनस s। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेन हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है, लिस्ट काउंट बराबर क्या होता है s/n, जहां पर s जो होता है हमारा वो होती है मुख्य स्केल से सबसे छोटे छोटे पैमाने के भाग बटे वर्नियर के भागों की संख्या। ये जो n हमारा क्या है? वर्नियर पर भागों की संख्या, और s हमारा जो होता है मुख्य स्केल पर ली गई पैमाने का मान। तो बस फिर ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने बस एरर्स देखा, स्केलिंग देखी। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा तो थ्योरेटिकल टॉपिक ही था जो कि कंप्लीट हुआ। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।